हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ गए हैं आप लोग के सामने। और चलिए इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट 2 लेक्चर और है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने न्यूट्रिशन मूवमेंट ख़त्म कर चुका था, है ना। उसके बाद न्यूट्रिशन भी ख़त्म कर चुका था टॉपिक, और न्यूट्रिशन इन प्लांट बचा हुआ था, और प्रोटोजोन्स और एनिमल्स बचा हुआ था। तो आज हम लोगों ने ये 3 टॉपिक पे क्या कहते हैं कि इस पे ज़्यादा फोकस किया। मतलब आज ये 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। और इसके बाद जो है इसके बाद हम लोग को ये रेस्पिरेशन का थोड़ा सा बेसिक लिए हैं इस क्लास में, और नेक्स्ट का क्लास में रेस्पिरेशन से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, है ना। तो चलिए देखते क्या है फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस इज द photosynthesis is the synthesis of simple sugar from carbon dioxide and water by the cells of green plant in presence of chlorophyll by light using light energy, है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि सिंपल शुगर का सिंथेसिस होता है, सिंपल शुगर बनता, दैट इज़ ग्लूकोज, ये बनता है। और किससे किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर के मदद से और फिर लाइट के मदद से। उसके बाद क्लोरोफिल जो कि प्लांट में होता है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज कैसे बनता है, किसके प्रेजेंस में। अगर प्रेजेंस की बात करें तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक, और दूसरी बात क्या है, क्लोरोफिल जो कि प्लांट में ही होता है, और एक्सटर्नल सोर्स तीसरा क्या है, लाइट है। तो इन तीनों के प्रेजेंस में, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये तीनों के प्रेजेंस में क्या होता है, और क्लोरोफिल तो प्लांट में ही होता है, इन तीनों के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और इसके दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है ना। ग्लूकोज बनता है और बाय प्रोडक्ट के तौर पे हम लोगों को क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन लिबरेट होता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट एज अ बाय प्रोडक्ट। कहने का मतलब ऑक्सीजन गैस जो है लिबरेट होता है किसके तौर पे, बाय प्रोडक्ट के तौर पे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। और चलिए ये वाला पेज 2 बार हमने कर दिया। अब देखिए मेन इवेंट क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्या कहा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इंटर्स इनटू द लिव्स थ्रू स्टोमाटा। क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, लिप्स में जाता है ना, लिव्स में। ठीक, ओके। तो प्लांट का लिप्स में किसके थ्रू जाता है, स्टोमाटा के थ्रू जाता है ना। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है दूसरा स्टेप में, वाटर फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट एंड sent to the leaves by xylem and is distributed to mesophyll cells। तो आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ये मेसोफिल सेल्स में ही होते हैं, है ना। तो वाटर जो है सॉइल से जाइलम हो, मतलब जाइलम एक क्या है, वेसल। जाइलम क्या है, एक जो है आपका क्या कर सकते हैं, ये कंडक्टिंग ट्यूब है, समझे। जाइलम क्या है, कंडक्टिंग ट्यूब है जिसके थ्रू क्या होता है कि वाटर जो है रूट से, समझे, सॉइल के जरिए, सॉरी सुनिए, क्या होता है कि वाटर जो है सॉइल से रूट के जरिए, फिर रूट जाइलम के जरिए स्टेम जाइलम में जाता है, फिर स्टेम जाइलम से लीफ तक जाता है, और इसके बाद मेसोफिल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ना। दूसरी और तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोफिल होते हैं उसके द्वारा क्या होता है कि क्लोरोफिल को सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, समझे। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, सोलर एनर्जी कॉज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कहने का मतलब सोलर एनर्जी पड़ने से क्या होता है कि वाटर टूट जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस हुआ वाटर का,
समझ में आ रहा? फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मतलब टूटना, ब्रेक डाउन, है ना। तो वाटर का ब्रेक डाउन होता, समझे, वाटर प्लस ऑक्सीजन में, भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, समझे। अब देखिए, हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द वाटर कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहा जा रहा कि हाइड्रोजन आयन जो है वाटर से, क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर, पानी से, विथ CO2 एंड फॉर्म ग्लूकोज। ये हाइड्रोजन आयन जो है पानी से निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता, समझे। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस इज गिवन आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन भी बनता और जितना प्लांट को ज़रूरी होता उतना रख लेता, उसके बाद जो है एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर देता है, समझे। और तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूटिलाइजेबल केमिकल एनर्जी एंड इज स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब क्या कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूटिलाइजेबल मतलब जिसको कि यूज कर सकें, ऐसा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, समझे। और उसको फिर ग्लूकोज मतलब कौन सा है वो यूजेबल एनर्जी, ये ग्लूकोज है, समझे। तो ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ देता है, समझे। और इसको क्या होता है कि प्लांट यूज अप कर लेता है और प्लांट को यूज अप करने के बाद जब बच जाए तो क्या होता है कि स्टार्च के फॉर्म में इसको रख लेता, समझे, स्टोर करके रख लेता। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, फैट एंड आर ऑल्सो सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज। तो कहने का मतलब ये सेलुलोज हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये सभी के सभी कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, ग्लूकोज से। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो स्टोर्ड होते हैं क्या चीज़ के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, वही बात यहाँ पर मैंने लिखा, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका डायग्राम, देखिए सन से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा, ठीक, सन से सनलाइट आ रहा है, ये क्या है, सनफ्लावर प्लांट है। और कहाँ पर आ रहा है, ये लीफ में, ठीक। और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है लीफ में, है ना। और नीचे से देखिए वाटर और मिनरल जा रहा है लीफ में, समझे। ये सभी के कम्बिनेशन से क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है और बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रहा आपका क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन्स। तो हमने फिगर के जरिए समझाने का कोशिश किया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझे ना। तो ये देखिए एक क्या है, एक प्रोटोजोन्स है जिसका नाम क्या है, अमीबा है। क्या है इसका नाम, अमीबा है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसके पास कोई खाना पकड़ने का कोई साधन नहीं होता, सबसे पहली बात। और इसका शेप इरेगुलर होता है, तो देख ही रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये रहा इसमें न्यूक्लियस, और मान लीजिए यहाँ पर फूड पार्टिकल्स है, तो अब कैसे पकड़ेगा ये, है ना, सोचने वाली बात है। तो क्या होता है कि इस फूड को पकड़ने के लिए इसमें क्या बनता है, एक फॉल्स फिट बनता है। क्या बनता है, फॉल्स फिट या हैंड के जो कहिए, तो जिसको कि हमने क्या कहा, स्यूडोपोडिया। क्या बनता है, स्यूडोपोडिया बनता है, समझे। इसको फॉल्स फिट कहते हैं, स्यूडोपोडिया को, समझे। तो ये फॉल्स फिट टाइप का बनता है और फूड को देख लीजिए इनगल्फ कर रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए फूड पार्टिकल को पूरा पूरी सेल के अंदर ले लिया और यहाँ पर जो ये स्यूडोपोडिया बना था ये क्लोज हो गया, है ना, ऐसे करके क्लोज हो गया यहाँ पर, है कि नहीं। और इसके बाद देखिए फूड जो है अब लाइसोसोम से, ये फूड वेक्यूल्स में गया होगा, फिर लाइसोसोम से मिला होगा, है ना। और लाइसोसोम से मिलने के बाद क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। और फूड का ब्रेक डाउन होने से क्या हुआ कि एनर्जी मिल रहा, समझे, समझे कि नहीं। तो यहाँ तक फूड ब्रेक डाउन हुआ। अब 3 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा, समझे। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा मतलब यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर एसिमिलेशन, कहने का मतलब यूटिलाइजेशन हो रहा है उस एनर्जी का जो इस फूड से लिया। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था वो जाके फिर बाहर निकल गया, समझे। इसको हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो ये फूड पकड़ने का जो विधि होता है, तरीका होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहला ये जो होता है इसको क्या कहते हैं हम, इंजेशन कहते हैं, समझे। फिर इसके बाद इसको डाइजेशन कहते हैं, समझे। और इसके बाद जो है इसको क्या कहते हैं,
एब्जॉर्प्शन कहते हैं और इसको एसिमिलेशन कहते हैं, इसको इजेशन कहते हैं। तो सभी टर्म्स को मैं बता दे रहा हूँ कि इजेशन मतलब इंजेशन मतलब होता है इंटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब होता है उस इंटेक किया गया फूड को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, है ना, उस फूड को मतलब कम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ना, यूजेबल फॉर्म में तोड़ना, समझे कि नहीं। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है जिसको डाइजेशन कह रहे हैं। फिर डाइजेस्टेड फूड मतलब फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है कि उसमें से एनर्जी जो रिलीज होता है या फिर प्रोटीन जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाहर आते हैं, और वही न्यूट्रिएंट को जो यूज करने का, न्यूट्रिएंट को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, समझे। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, अवशोषित करना, अवशोषित कर लेता है फिर उसके बाद यूज कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन रह जाता है इस फूड का, इंटेक किया गया फूड का, उसको क्या कर दिया जाता है, इजेक्ट आउट कर दिया जाता है, समझे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा ये दूसरा प्रोटोजोन्स जिसका नाम क्या है, पैरामीशियम। हम लोग को 10th क्लास में बस इतना ही पढ़ना है, तो यही दो के बारे में पढ़ना होता है। तो न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन्स जिसका नाम क्या है, पैरामीशियम। ये देखिए क्या एक चप्पल का आकार का है ना, स्लीपर शेप है, और ये साइड साइड देखिए बाल जैसा है, ये क्या है, ये सिलिया है, समझे। तो अब चलिए एक एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ सिलिया देखिए क्या काम कर रहा, सिलिया फंक्शन इन मूवमेंट एंड फूड गैदरिंग। कहना है मतलब इसका जो ये सिलिया है, ये साइड साइड जो ये बाल जैसा दिख रहा है, हेयर सा स्ट्रक्चर, ये क्या करता है कि फूड को पकड़ने में मदद करता है। दूसरी बात, लोकोमोशन में मदद करता है। कोई दिक्कत। चलिए दूसरी बात यहाँ पर देखिए, इसको क्या कहा जा रहा है, ये फूड वैक्यूल्स है। फूड वैक्यूल्स में आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले कि क्या होता है कि फूड स्टोर होता है। देखिए फूड वैक्यूल्स कंबाइंस विथ लाइसोजोम एंड पहले मैंने कहा था जब एमीबा को पढ़ रहे थे हम लोग कि फूड वैक्यूल्स में फूड जाने के बाद क्या होता है कि लाइसोजोम से क्या कहते हैं, लाइसोजोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होता है कि उस फूड में मिल जाता है, और उसके बाद फूड क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, समझे। तो वही बात कहा जा रहा है कि फूड वैक्यूल्स क्या होता है, कंबाइन करता है लाइसोजोम से, और जो भी फूड होते हैं फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए इसको क्या कहा जा रहा है, इसको ये जो है ये ओरल ग्रूव या फिर क्या कहते हैं गट का काम कर रहा है इसमें, है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, ओरल ग्रूव या फिर गट कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं एक तरह से, है ना। ओरल ग्रूव हैज सिलिया दैट स्वीप डाउन इनटू द सेल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सिलिया होता है दैट स्वीप डाउन इनटू स्वीप फूड इनटू द सेल। कहने का मतलब यहाँ पर सिलिया होता है और क्या करता है कि जो भी फूड यहाँ पर आता है तो उसको जैसे झाड़ू करके अंदर कर लेता है। समझते हैं ना कि झाड़ू लगाते होंगे ना आप लोग, तो वहाँ से समझ में आता होगा। तो मतलब कहने का मतलब जो भी फूड आता है वहाँ पर उसको अंदर झटक लेता है ना। अब
एसोफेगस कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर स्टोमक में आता है फूड, है ना। स्टोमक से फिर है तो अपना फूड समझे। अब देखिए क्या कहा जा रहा, फूड इज क्रस्ड विथ टीथ एंड एक्ट ऑन बाय सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड। अब देखिए फूड को हम लोग क्या कहते हैं, मस्टिकेट करते हैं, समझे। फूड इज क्रस्ड विथ टीथ, मतलब फूड को हम टीथ से क्रश करने को हम क्या कहते हैं, मस्टिकेशन कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन, समझे। और फिर इसके बाद मुंह क्या होता है, बकल कैविटी में जो सलाइवा होता है वो इस पे एक्ट करता है ना, जो कहाँ से निकलता है, सलेवरी ग्लैंड से। हम लोग के अंदर कितना पेयर है, 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड है ना। चलिए वो सभी देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज इन सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो सलेवरी एमाइलेज जो होता है, जो कि सलेवरी एमाइलेज जो होता है, जो सलाइवा में होता है, वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को तोड़ करके शुगर में चेंज कर देता है कि नहीं। फूड इज ट्रांसफर टू द स्टोमक, उसके बाद क्या होता है कि फूड को स्टोमक में ट्रांसफ़र किया जाता है वाया फूड पाइप या इसोफेगस बाय रिदमिक कंट्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेस्टलिसिस कहते हैं। तो प्रेस्टलिसिस के द्वारा क्या होता है कि फूड को एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा नीचे इसको पुशअप किया जाता है, समझे। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टोमक रिलीज पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस फॉर डाइजेशन। समझ में आया। अब जैसे ये फूड हम लोग का स्टमक में आ गया, समझे, तो अब यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर एक एक का फंक्शन दिया हुआ। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन में काम करता है, समझे। स्टोमक का वाल को ल्यूब्रिकेट करता है, या फिर क्या कहते हैं, हाँ, स्टोमक का वाल को ल्यूब्रिकेट करता है और HCl से बचाता है ना। और HCl क्या करता है, जर्म्स को रिमूव करता है या फिर जर्म्स को मार देता है जो फूड में होता है, समझे। तो रिमूव जर्म्स दैट माइट हैड इंटर्ड अलोंग द फूड पाइप इन द बॉडी। कहने का मतलब जो फूड पाइप के जरिए हम लोग का बॉडी में आ गया, फूड और फूड पाइप के जरिए जो हम लोग का बॉडी में आ गया उसको मार देता है, समझे। अब फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या फंक्शन होता है ये देखिए लीजिए। लिवर रिलीज बाइल जूस, लिवर बाइल जूस रिलीज करता है। पेनक्रियाज रिलीज पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, समझे। तो ये सभी इसमें रहता है पेनक्रियाटिक जूस में। और एंड इंटेस्टाइन रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। और ये सभी का एक्शन से क्या होता है कि फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, समझे ना। और जैसे फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि माइक्रोविलाई होता है जो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, समझे कि नहीं। तो विलाई इन द इंटेस्टाइन हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। और दूसरी बात, विलाई जो है एक सरफेस एरिया भी बढ़ाता है ताकि डाइजेशन बढ़िया तरीके से हो सके, समझे ना। और क्या कहा जा रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि अनएब्जॉर्ब फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझे ना। उसके बाद वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड वाया एनस, और वेस्ट मटेरियल जो होते हैं एनस के द्वारा रिमूव हो जाते हैं। चलिए एक एक करके और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखिए हमारा एलिमेंट्री कैनाल का डिवीज़न कैसे होता है, पहला माउथ, उसके बाद बकोफेरिंगल कैविटी या फिर बकल कैविटी,
फिर इसके बाद ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर इंटेस्टाइन आता है ना। अब इंटेस्टाइन को दो भाग में बांटते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। समझे कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या डाइजेस्ट होता है। ये रहा आपका लीवर, है ना, ये रहा आपका गॉल ब्लैडर, ये स्टमक रहा, ठीक। और स्टमक के अंदर पीछे से देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ नीचे ही इस जगह पत्ता जैसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। लीजिए बना देता हूँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। समझे? तो ये रहा आपका पेनक्रियाज, समझे। और ये ऊपर जो दिख रहा है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है ये। और ये जो पूरा क्या कहते हैं कन्वोल्यूटेड दिख रहा है आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबका फंक्शन दिया हुआ। लीवर रेगुलेट डाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिनो एसिड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब एमिनो एसिड को रेगुलेट करता है लीवर, है ना। समझे कि ना? ऐसे लीवर का बहुत सारा काम है, लेकिन जितना दिया हुआ है आप लोग का क्लास के लाइक वो देख लीजिए। उसके बाद देखिए, एब्जॉर्ब एमिनो एसिड इंटर्स द ब्लड एंड ट्रेवल टू द लीवर। कहने का मतलब हम लोग का सबसे पहले जो फूड डाइजेस्ट होता है, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, वो माइक्रोविलाई के जरिए किस में आता है, हमारा माइक्रोविलाई के जरिए हमारा ब्लड स्ट्रीम में आता है। कहने का मतलब ब्लड वेसल्स में आता है, और ब्लड वेसल्स से पोर्टल वेन के द्वारा क्या होता है कि ये जो है किधर जाता है, आपका लीवर में जाता है। और लीवर वहाँ पर क्या करता है कि एमिनो एसिड का रेगुलेशन करता है। कोई दिक्कत? उसके बाद ये रहा स्टोमक। स्टोमक में देखिए क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो तभी ऐसे पढ़ा था, अभी फिगराइज ढंग से पढ़ रहे हैं। समझे? प्रोटीन डाइजेशन बिगिन इन द स्टोमक बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन। समझे? इन सब के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पेनक्रियाज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। समझे कि नहीं? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। समझे? अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेजर साइट फॉर प्रोटीन डाइजेशन एंड फाइनल डाइजेशन। कहने का मतलब प्रोटीन डाइजेशन और फाइनल डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसके बाद रेस्ट ऑफ द मटेरियल, या फिर रेस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल कहिए, है ना। तो वेस्ट मटेरियल क्या होता है कि एनस के जरिए बाहर आ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, अब 1 बाय 1 करके हम लोगों ने केमिकल डाइजेशन को देख लिया। यहाँ पर ये माउथ है, माउथ से सलेवरी ग्लैंड सिक्रीट हुआ। समझे? सॉरी, ये माउथ है, माउथ में सलेवरी ग्लैंड होता है ना। ये सिक्रीट करता स्लाइवा। स्लाइवा में क्या होता है, सलेवरी अमाइलेज होता। समझे कि नहीं? जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करता। कोई दिक्कत? देख लीजिए, ये रिवीजन सीरीज है, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, है ना। ये टीथ देखिए क्या कर रहा है, च्यू कर रहा है, ग्रिंड कर रहा है, मतलब ग्रिंड कर रहा है फूड को, है ना। टंग क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, और टेस्ट भी कर रहा है ना। अब इसोफेगस क्या करता है, टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू एसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। समझे? अब कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। तो फूड, ये पेरिस्टालसिस क्या है, ये कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है ना एलिमेंट्री कैनाल में फूड नीचे जाने के लिए, इसी को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। समझे? अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये स्टमक देखिए, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ भी पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और एचसीएल मैक मीडियम एसिडिक। एचसीएल क्या करता है कि मीडियम को एसिडिक बनाता, फूड को एसिडिक बनाता, ताकि जो भी जर्म्स हो सब मर जाए, है ना। और म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, है ना। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का सिक्रेशन आ रहा है जिसको क्या कहते हैं, बाइल। फिर पेनक्रियाज का सिक्रेशन आ रहा है जिसको कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए क्या होता है वो, तो इससे पहले हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ही देख रहा था, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। समझे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या क्या चीज़ आया, पेनक्रियाटिक जूस आया और बाइल जूस आया।
अब देखिए क्या करता है कि ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स अलोंग विथ क्या करता है कि अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता, प्रोटीन को एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड जो है अपना यूजेबल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, समझे। और पेनक्रियाटिक जूस देखिए क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, समझे कि नहीं। अब देखिए और लाइपेज क्या करता है, फैट को एमल्सीफाई करता है, वही जो यहाँ पर बताया गया है ना, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, समझे कि नहीं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स पे बाइल जूस का एक्शन से क्या होता है कि स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बनता है, समझे, और ये फिर जा कर के स्टोर्ड होता है, समझे कि नहीं। और एज ज़रूरी जैसे जैसे पड़ता है तो यही फिर इससे एनर्जी मतलब क्या कहते हैं, यही ग्लूकोज का फॉर्म में आ जाता है वापस। अब लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए क्या होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, है ना। अब रेक्टम क्या करता है, टेम्पोरली इस वेस्ट को जो कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट है इसको रोकता है, और फिर एनएस के जरिए इसको क्या करता है कि बाहर इजेक्ट आउट कर देता है। तो यहाँ से अपना हुआ केमिकल डाइजेशन ख़त्म। अब हम लोग रेस्पिरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या है, देखिए रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर्टिकुलरली ग्लूकोज विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन होता है, यहाँ हमने डाइजेशन में भी यही देख रहा था लगभग, और यहाँ भी यही देख रहा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है या फिर उसके एब्सेंस में हो रहा है, यानी प्रेजेंस में हो रहा है या एब्सेंस में हो रहा है। तो मेनली देख लीजिए हम लोग जितना भी चीज़ खाते हैं, अगर हम लोग क्या करें कि श्वास न लें तो कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होगा और एनर्जी रिलीज नहीं होगा, समझे ना। तो एनर्जी पाने के लिए क्या होता है, कहाँ से होता है, एनर्जी के लिए एनर्जी निकालने के लिए इसको रेस्पिरेशन करना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो आप सोच रहे होंगे तब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा मैं अंतर बता देता हूँ आपको। ब्रीथिंग देखिए क्या है, कॉमनली इनहेल ऑफ मतलब एयर को इनहेल करना और एक्सहेल आउट करना, समझे। इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर, फिर बॉडी से इन्वायरमेंट में, समझे कि नहीं। इसको हम क्या करते हैं, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। और उसके बाद देखिए रेस्पिरेशन क्या है, ये प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या फिर क्या कहते हैं हम, ब्रेक डाउन होता है फूड का, समझे कि नहीं। मेनली किसका, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें भी मेनली किसका, ग्लूकोज का, एनर्जी रिलीज करने के लिए, समझे ना। अब रेस्पिरेशन को दूसरा का क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन का दूसरा डेफिनेशन भी हम लोग दे सकते हैं। रेस्पिरेशन को क्या कह सकते हैं, एक बायोकेमिकल प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है, इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इन सेल्स। तो क्या होता है कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होता है, समझे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, जिसको कि हम ग्लूकोज कहते हैं, है ना। अब रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन जो है आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा, हो रहा यानी O2 के प्रेजेंस में। और एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। अब क्या कहा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। इन एनिमल्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। तो देख लीजिए एनिमल में जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूटेगा और अल्कोहल में, समझे, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल में। और देखिए CO2 इसमें नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, हीट रिलीज कम होता, मतलब कहने का मतलब बहुत कम हीट रिलीज होता, और फॉर्मिंग डज नॉट अकर, और इसमें फॉर्म भी नहीं बनता, कोई दिक्कत। अब इसी को अगर प्लांट में देखें तो क्या होता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी अल्कोहल बन रहा, अल्कोहल इसमें भी बनता, समझे। तो लेकिन
यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा और यहाँ नहीं बन रहा था, समझे कि नहीं। हीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर बहुत कम। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म हो रहा बन रहा और यहाँ पर फॉर्म नहीं बन रहा, समझे ना। चलिए अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, है ना। अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा कहाँ पर होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। और ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड क्रेब्स साइकिल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रेस्पिरेशन में 2 साइकिल चलते हैं, एक क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, समझे, और एक क्रेब साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है आपको साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब साइकिल कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अब देखिए क्या है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। यहाँ पर फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और 38 ATP बनता है इसमें, समझे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP सोच लीजिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनेगा। एंड प्रोडक्ट आर CO2 and H2O, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। तो यानी कि मोस्ट कह सकते हैं, मेजॉरिटी का मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल्स में क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। अब एनारोबिक की तरफ देख लें। एनारोबिक रेस्पिरेशन हर हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। कब होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, समझे। और कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये पूरा का पूरा कहाँ पर होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है ना। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, यहाँ पर इनकम्प्लीट फूड क्या हो रहा है, इन फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझे, कम्प्लीटली नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर कम्प्लीटली हो रहा था। और यहाँ पर 38 ATP बन रहे थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बन रहे हैं, समझे ना। अब एंड प्रोडक्ट देखिए यहाँ का इथाइल अल्कोहल और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, ये चीज़ बनता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इट अकर्स इन फ्यू ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, बैक्टीरिया एंड सम पैरासिटिक वर्म्स। तो इन सब में ये रेस्पिरेशन होता है, समझ में आया। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।